तो welcome to E Academy 123. A very warm welcome once again. Today we are going to learn about Faraday's laws. Where in electrochemistry. ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर आप लोग पढ़ते हो कंडक्टेंस, लास्ट में पढ़ते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उसके बाद में पढ़ते हो आप बैटरीज, है ना. तो ये तीसरे नंबर का है पोर्शन. ठीक है, फैराडेज लॉ कहाँ पे आता है? इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में. ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं अपन. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं? आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, कंज्यूम करके यानी कन्वर्ट कर देते हैं आपको केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में. ये बात समझ में आ रही है? मतलब काम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक केमिकल रिएक्शन कराएंगे. ठीक है, यही काम होगा. इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या कराएंगे? एक केमिकल रिएक्शन कराएंगे. तो कैसे? तो जिस भी सेल में कराएंगे, कैसे कराएंगे वो तो बात की बात है. जिस भी सेल में कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, तो इस पूरे सेल का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है जी. तो इसमें लॉज 2 पढ़ने हैं. फैराडे लॉ पहले मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूं, है ना. चलिए देखिए, सबसे पहले थोड़ी रेडॉक्स की बातें कर लेते हैं. किसकी बात कर लेते हैं? रेडॉक्स की, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, 1 मिनट. ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रिडॉक्स में आपने पढ़ा है. ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन क्या है आपका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले रिएक्शन को रिडक्शन का रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऐसा पढ़ा होगा आपने रिडॉक्स में. मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और इसमें क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज बीइंग रिड्यूस्ड. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल और दे दूं आपको, क्योंकि अपने को काम आएगा अभी ये. ठीक है, यहां देखिए ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन. सोडियम है, आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, मान लीजिए कहीं इसने लॉस कर दिया किसी सॉल्यूशन में जाते वक्त, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1. तो 0 से +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये पूरी रिएक्शन किसकी है? ऑक्सीडेशन की है. दिख रहा है आपको? जिसके लिए क्या कराना पड़ा है अपने को? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्या हुआ है आपका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया है. तो जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए ऑक्सीडेशन कह रहे हैं. रिडक्शन की बात कर लेते हैं. Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl-. ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे हर क्लोरीन 0 में है और यहाँ का क्लोरीन -1 में है. यहां से यहां तक क्लोरीन का क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके लिए उसके को क्या करना पड़ा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसा मैंने आपको बताया था, ऊपर देखिए अपन यहाँ पे. ठीक है, रिडक्शन क्या है आपका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीडेशन क्या है आपका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है जी. अब देखिए, तो इससे लेना देना क्या है अपने को? लेना देना बहुत है. तो सबसे पहले अब अपन पढ़ते हैं कि ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
ठीक है, चार्ज कितना, तो आप कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज इतना कूलम होता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का सेंस तो आपको पता होगा कि नेगेटिव हम इसलिए देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता हूं तो वो एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ दिया जाए तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो नेगेटिव का सेंस बस ये है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम एक को पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव यहाँ लेते इसलिए है कैलकुलेशंस में या कहीं भी आपने पढ़ा होगा, तो केवल सेंस बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका प्रोटॉन जो है वो अलग डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन अपना अलग डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो अनवन इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप कहोगे 2 टाइम्स कर दो इसको, बिल्कुल सही। ठीक है जी, 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ऑन 3 इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 3 टाइम्स कर दो इसको, एक पे जितना चार्ज है, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑन 1 डजन इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 1 डजन इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे कि देखो ये 1 डजन लिखा हुआ है, 1 डजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 12 का मतलब यहाँ पे नंबर ही तो मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 पूछा था, 3 पे चार्ज कितना, तो डायरेक्टली 3 मल्टीप्लाई। अब 1 डजन में कितने नंबर होते हैं, 12, तो उस नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। घबराना नहीं है अपने को, यहाँ पे अपने को एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना, बस अपने को देखते रहना। तो अब अगर मैंने पूछा आपसे ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके अब निकालना है अपने को। तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितनी भी क्वांटिटी होती है, 1 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, आपने पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ा है कि 1 डजन में 12 क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे 1 डजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे पूछा चार्ज आपसे, आपने 1 डजन में जितनी क्वांटिटी होती है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से। उसी प्रकार अब 1 मोल में जितनी क्वांटिटी होती है और आपको पता है कितनी क्वांटिटी होती है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और कितना चार्ज निकालना है, तो एक पे जितना चार्ज होता है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से देखा हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। एक सवाल में ये मेंशन है, इन टेक्स्ट सवाल में 96487 कूलम आता है। ठीक है, कैलकुलेशंस पर्सपेक्टिव के लिए इसको कितना ले लिया जाता है, बार बार जो आप रट लेते हैं 96500 कूलम फॉर कैलकुलेशंस पर्सपेक्टिव, फॉर कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, अब देखते रहिएगा आगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है जी, कितना बोला आपने, 96500 कूलम। अच्छा, आपने बचपन से ये सोचा है कि हम हमेशा बड़ी क्वांटिटी को छोटे बनाने के लिए क्वांटिटी यूज करते हैं, जैसे 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं, लो 1 मीटर। 12 स्पीसीज हो जाती है तो अपन क्या कह देते हैं, कोई भी चीज 12 हो जाती है काउंटिंग की तो अपन क्या कह देते हैं, 1 डजन। तो बचपन से अपन क्या करते हैं, जैसे 6 बॉल्स को जनरली 6 बॉल्स को 1 ओवर कह देते हैं। बड़ी क्वांटिटी को हमेशा एक छोटी क्वांटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। कोशिश क्या मतलब यही है। तो वैसे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आया है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आया है जी, वो आपका आया है 96500 कूलम। ठीक है, एक, हाँ 96500 कूलम। अब इसको एक छोटी क्वांटिटी चार्ज का बताएंगे, जैसे आप यहाँ ध्यान रखना, मीटर भी जो है ना, यहाँ पे देखिए मीटर भी लेंथ की यूनिट है। छोटी क्वांटिटी बनाने से यूनिट थोड़ी लेंथ की यूनिट है, और सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट ही है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा
बस हमने छोटा बनाया है। तो 96500 कूलम को ये भी चार्ज की यूनिट है, 1 फेराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फेराडे। ये 1 फेराडे चार्ज, 1 फेराडे चार्ज। ये चार्ज इन कूलम है और ये चार्ज इन फेराडे है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब आप याद रखना, ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए इतने नंबर्स होते हैं जी, ये आपने पढ़ा है, ये दिख रहा है अपने को, बिल्कुल दिख रहा है। तो 2 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा, हाँ, चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो 2 मोल लिखा हुआ है, तो 2 मोल में जितने नंबर्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, तो वो कितने नंबर्स होंगे? इतने। 1 मोल में इतना नंबर होता है, तो 2 मोल में इतना नंबर होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू इतना, ठीक है। तो इतना होगा। अच्छा, यहां से यहां तक का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आया था कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव के लिए? 96500, ये तो बच जाएगा यहाँ पे। और इतना कूलम आ गया चार्ज, ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे। और इतने कूलम को आपने क्या कहा था? 1 फेराडे, याद है आपको? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? चार्ज इन फेराडे 2 फेराडे। दिख रहा है अपने को कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 2 फेराडे। तो सिमिलर पैटर्न से अगर कहूं मैं कि ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल पे 1 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फेराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? अब मैं यहाँ लिख दूंगा 3 फेराडे। अगर फेराडे में पूछे तो इतना, कूलम में पूछे तो फेराडे से कूलम जाने का अब अपने को क्या करना पड़ेगा? आपने पीछे पढ़ा है ना, देखिए, ठीक है। 96500 कूलम को आपने 1 फेराडे कहा था, याद है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मुझे फेराडे से कूलम की तरफ जाना है। तो सोचो 1 फेराडे में इतना, तो 1 फेराडे में चार्ज कूलम में इतना होता है, तो 3 फेराडे में कितना होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। एक मिनट, देखिए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 में पता है तो 3 में चाहिए। 1 फेराडे में चार्ज पता, 3 में चाहिए, तो इतना कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, ये मुझे फेराडे गिवन था, गिवन नंबर ऑफ फेराडे 3 था मेरे पास, गिवन नंबर ऑफ फेराडे अगर 3 हो, और उससे कूलम से मुझे कूलम में चार्ज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ा? फेराडे से कूलम में चार्ज करने के लिए 96500 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इस फैक्टर से। तो मुझे चार्ज किस में पता चल गया? इधर चार्ज इन कूलम पता चल गया, ठीक है जी। फेराडे पता था, मुझे ये पता है कि 1 फेराडे में 96500 कूलम चार्ज होता है, हमने निकाला है पीछे, ठीक है। तो 3 फेराडे में कितना? 1 में पता, तो 3 में पता चल गया। अब तुम ये कनेक्शन देखो कि फेराडे से कूलम की तरफ जाना है, तो फेराडे से कूलम की तरफ जाने के लिए आपने क्या किया है? 1 में पता, 3 में निकालने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब मुझे इसी रिलेशन को मैंने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर मुझे फेराडे पता है तो मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे चार्ज किस में पता चल जाएगा? कूलम में। तो बस आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं, और सुनना क्या लिख रहा हूं मैं, कि नंबर ऑफ फेराडेज जो भी मेरे को पता होंगे, 1 2 3, उसको मैं किससे गुना करूंगा? 96500 से। तो मुझे क्या पता चल जाएगा? तो चार्ज किस में? कूलम में, चार्ज इन कूलम, ठीक है जी। ये बात आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज, ये भी चार्ज की ही यूनिट है और वो भी चार्ज, कूलम चार्ज, ठीक है। तो इससे, तो अब मैं यहां से नंबर ऑफ फेराडेज को मैं क्या लिख सकता हूं? चार्ज इन कूलम डिवाइडेड बाई 96500। क्या किया है मैंने? इधर मल्टीप्लाई में था, इधर ले आए हैं, डिवाइड हो गया।
चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q से आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। 96500 कूलम, ये आपका नंबर ऑफ फेराडेज निकालने का तरीका आ गया। ठीक है जी। अच्छा, चार्ज जो कूलम में है, अगर मुझे चार्ज डायरेक्टली ना देके करंट पास दिया गया तो करंट एम्पियर में, और मुझे चार्ज चाहिए करंट से, तो मुझे I इंटू टी करना पड़ेगा, टी सेकेंड में, क्योंकि I इंटू टी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, चार्ज इन कूलम आता है। ठीक है जी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली चार्ज ना देके कूलम में आपको करंट इन एम्पियर दे और टाइम इन सेकेंड अगर ना भी दे तो कन्वर्ट करके सेकेंड में ले आइएगा, और 96500 से अपने डिवाइड कर दिया तो आपने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज। ये भी चार्ज की यूनिट है, ये बात आप समझ में आई है। बस ये बड़ी क्वांटिटी कूलम है ना, जैसे एक फेराडे में 9650 कूलम, जैसे एक दर्जन में 12, तो ये एक दर्जन का रोल प्ले कर रहा है और ये 12 का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो अब अपने को कहानी यहां से सुनिए। नंबर ऑफ फेराडेज निकालना आ गया अपने को। एक करंट एफिशिएंसी भी गिवन होती है। क्या गिवन होता है कभी कभी क्वेश्चन में, कि इफ करंट एफिशिएंसी इज गिवन, अगर करंट एफिशिएंसी गिवन हो, करंट एफिशिएंसी पहले होती क्या है अब समझना, कि मान लीजिए कि मैंने इसकी बदौलत, वोल्टेज के बदौलत, ये कैपेबल है 25 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करने के लिए, बट इसके रेजिस्टेंस की वजह से और इनके रेजिस्टेंस की वजह से, सॉल्यूशन और आपका इलेक्ट्रोड के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ 25 एम्पियर करंट कभी पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ से तो आपने सप्लाई किया 25 एम्पियर करंट, इतना वोल्टेज दिया कि जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल हो गया कि थ्योरी के अनुसार हमने बीकर को, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराने वाले थे, उसको कितना करंट दिया, थ्योरेटिकल करंट आई थ्योरेटिकल इतना हो गया। ठीक है जी 25। और यहाँ मान लीजिए लेट पहुंचा रेजिस्टेंस की वजह से 20 एम्पियर ही, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमिनन हुई, इसका रेजिस्टेंस, तो 20 एम्पियर की वजह से ही रेजिस्टेंस ने क्या किया, उसको लॉस करा दिया, तो पहुंचा कितना, 20 एम्पियर। काम की चीज कितनी है ये अपने पास, 20 एम्पियर ही। तो ये आई ऑब्जर्व्ड होगा अपने लिए, ये हमें ऑब्जर्व करेगा, अपना सॉल्यूशन जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो अब आप खुद बताइए, 25 एम्पियर करंट भेजा, काम हुआ मेरे 20 एम्पियर से, तो एफिशिएंसी नहीं डिफाइन करोगे क्या? एफिशिएंसी बिल्कुल डिफाइन करोगे। कैसी एफिशिएंसी? करंट की एफिशिएंसी। ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे होगा, जितना भी हमने भेजा था, आपको पता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट ये है 25 भेजा 20 ही आया, इनपुट दिया मैंने 25 का आया 20, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय आई थ्योरेटिकल 20 एम्पियर आया, इससे काम हुआ आपका, और 25 एम्पियर भेजा था आपने, तो ये एफिशिएंसी करंट एफिशिएंसी हो गई। कितना हो गई इस केस में? 0.8। और परसेंटेज करंट एफिशिएंसी पूछा जाए तो बस 80, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, करंट एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई। परसेंट कितना हो जाता कि 25 एम्पियर का 20 एम्पियर कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ता आपको, 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20/25 इंटू 100, 80% आ जाता। आंसर कितना आ जाता आपका? 80%। करंट एफिशिएंसी ऐसे, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी कैसे, ईटा टाइम्स 100। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है जी, जब ये दिया रहेगा तो अब आपको इस फॉर्मूले में, है ना, अच्छा, ऑब्जर्व भी लिखा होता है और कभी कभी एक्चुअल भी लिखा होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और क्या लिखा होगा शब्द में? आई एक्चुअल, जो पहुंचा, एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअली जो इस सॉल्यूशन में पहुंचा। तो अब यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मैंने जो करंट एब्जॉर्ब एक्चुअली पहुंचा है वही रखना पड़ता है। इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रोलिसिस जब अपन कराएंगे, आपने लिखा ना, एक मिनट, हाँ, आपने लिखा कि नंबर ऑफ फेराडेज, मैंने किसी से पूछ लिया कि नंबर ऑफ फेराडेज सॉल्यूशन के थ्रू पास करना है मुझे, कितना फेराडे चार्ज पास होगा, तो वो कहेगा कि क्यू इन कूलम बता दो, जो पास किया है आपने,
मैं 96500 कूलम से डिवाइड कर दूंगा। कूलम पर फेराडे होता है इसका आंसर, जो भी है। तो फिर वो कहेगा कि या तो करंट बता दीजिए एम्पियर में और टाइम बता दीजिए सेकेंड में, तो क्यू पता कर लूंगा मैं। अब तुम किसी भी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए मैंने नंबर ऑफ फेराडेज अगर उससे पूछे तो वो कहेगा या तो क्यू बताइए या तो आई बताइए। कौन सा आई बताइए? तो बोलेगा एक्चुअल वाला आई बताइए। क्या बोलेगा? एक्चुअली आपने सॉल्यूशन को कितना आई प्रोवाइड किया, आपने वोल्टेज के थ्रू कितना शुरुआत से इनपुट डाला, उससे लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आपने जो आई एक्चुअल दिया है, जो आई एब्जॉर्ब हुआ उसको, उसी से आपका क्या होगा डिसाइड किया जाएगा कि कितना आपका फेराडे चार्ज पास किया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आई एक्चुअल कैसे निकालोगे? आई एक्चुअल निकालोगे ईटा टाइम्स करंट एफिशिएंसी इनटू आई इनपुट कह लो और आई थ्योरेटिकल कह लो। थ्योरी के अनुसार पहुंचेगा नहीं, थ्योरी कह रही है कि इतना मैंने दिया, लेकिन पहुंचा कितना? तो यहां से देख लो ना, यहां से हमने क्या किया है, इसको यहां पे ले गए हैं, है ना। यहां हमने अपन लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो आई एब्जॉर्ब या आई एक्चुअल आ जाएगा, जो कि सॉल्यूशन में जाएगा। चलिए, पहली कहानी क्लियर हो गई कि फेराडेज कैसे निकालते हैं, और फेराडेज में क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर करंट एफिशिएंसी दिया जाए तो फेराडेज कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, Q इन कूलम बाई 96500 कूलम, और या तो करंट पता हो एम्पियर में, टाइम पता हो सेकंड में, तो उनको मल्टीप्लाई करके 96500 कूलम में, और करंट एफिशिएंसी गिवन हो तो कैसे करते हैं। वापस आते हैं अपन, है ना। वो तो पहला पोर्शन हो गया कि नंबर ऑफ फेराडेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है। नॉर्मेलिटी, मैं एक तरफ नॉर्मेलिटी लिखूंगा और एक तरफ मैं आपको मोलैरिटी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मोलैरिटी। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है तो आप क्या कहते हो कि नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बिल्कुल सही। अब नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइंड है? नंबर ऑफ, यहां मोलैरिटी में मोल्स चाहिए तो नॉर्मेलिटी में क्या चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे भी आएगा, ऑफ सॉल्यूट ही कहते हैं अपन यहाँ पे, ऑफ सॉल्यूट। अब ये क्या नहीं बोला है? इन लीटर। ठीक है, मोल्स तो पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है निकालना। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स की बात कर लेते हैं। अब मैं बार बार सॉल्यूट नहीं लिखूंगा, प्री अंडरस्टूड है, वो आपको पता है। या जितना वेट मिलाओगे आप ग्राम में सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास। सॉल्यूट क्या खरीद के लाए हो पानी में मिलाने या सॉल्वेंट में मिलाने के लिए, वो तो आपको पता ही होता है, तो उसका वेट तो आप खरीद के लाओगे, मार्केट से पता होगा। और जो एलिमेंट लाओगे या मोलर कंपाउंड लाओगे, उसका मोलर मास आप निकाल सकते हो, तो वेट बाई मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? ये तो रिडॉक्स का पार्ट है। निकालते कैसे हैं? जैसे इक्विवेलेंट निकालना है ना अपने को, मोल्स निकालना था तो मोलर मास से डिवाइड किया। इक्विवेलेंट निकालने हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? इक्विवेलेंट वेट से। किससे डिवाइड करेंगे? इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है जी, मोल्स निकालना था, मोलर मास से डिवाइड कर दिया वेट को। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया। सिंपल फंक्टा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना अपने को, एकदम सिंपली समझना है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो पता है, मोलर मास कैसे निकालता है ये तो पता है आपको। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकलता है? सब एलिमेंट के जिनसे वो बना है और जितनी क्वांटिटी से बना है सबका ऐड कर देते हैं अपनी को। जैसे H2O का कितना होता है मोलर मास? 18, 16 इसका 2, है ना, ग्राम पर मोल। तो अब इक्विवेलेंट वेट क्या है? H2O का ही इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा अगर मैं पूछूं तो वो क्या हो जाएगा? मोलर मास बाई n फैक्टर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, मोलर मास बाई n फैक्टर। मोलर मास निकालना कोई बड़ी डील नहीं है, वो तो निकल जाएगा कंपाउंड देख के। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अपने मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा।
जिसकी भी इक्विवेलेंट वेट की बात करेगी सॉल्यूट के, अपने को उसका क्या चाहिए होगा उस समय, एन फैक्टर, और इसको क्या कहते हैं अपन, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। तो सारी कहानी अब यहाँ पे जाके रुक गई कि जिस दिन मुझे ये पता चल जाएगा, मोलर मास निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट को मैं अब यहाँ से फॉर्मूले को इसके बदले ये पुट कर सकता हूँ, पुट करके देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ही था, इधर क्या था आपका, वेट था ऊपर में ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट था, और इक्विवेलेंट वेट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आप मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब ये उछल के ऊपर चला जाएगा जी, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। अच्छा, ये क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, अरे रे रे रे, आपने कुछ लिखा है, तो देखो जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सॉल्यूट का या सब्सटेंस का कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स होता है। देखिए यहाँ पे आप, ये दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इधर लिखा है, देखो आप, दिख रहा है अपने को, वेट बाय मोलर मास को मैंने क्या लिख दिया, मोल्स, एन फैक्टर तो एज इट इज यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो ये आप सबसे पहले तो ये याद रखना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर, और दूसरा ये है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, वेट बाय मोलर मास। आगे काम आएगा, एक एक चीज आगे काम आने वाला है। तुम्हें लग रहा होगा मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बस आप समझते जाना कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है ये, अगर आपने इसको याद रखा तो। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइंड थी, याद है आपको, यहाँ पे आते हैं, नॉर्मेलिटी ऐसे डिफाइंड है, तो नॉर्मेलिटी की जगह पे यहाँ पे न्यूमरेटर में दिख रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो निकाल लिया हमने, कितना, इतना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनटू एन फैक्टर। ठीक है जी, निकाल लिया। तो अब मैं नॉर्मेलिटी की बात करता हूँ, नॉर्मेलिटी इनटू, अब उस वॉल्यूम को सॉरी, ठीक है, नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको मैं क्या कर दूंगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नॉर्मेलिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर आ गया, और उसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये किसके बराबर आया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर भी लिखा है आपने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और इसको भी क्या लिखा है आपने, जो कि बराबर है, सब मैंने एक पन्ने पे लिख दिया जी। देखो यहीं से सारा काम आपका हो जाएगा, वेट बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। अच्छा ठीक है, यहां तक आपको समझना है कि नॉर्मेलिटी टाइम्स वॉल्यूम इन लीटर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर भी, और ये भी। आप इसको और इसको थोड़ा देखना एक बार, और इसको इक्वेट कर दो और इसको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को ना नीचे ले आओ आप, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, इनटू एन फैक्टर। अरे रे 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 रे, ये क्या लिखा हुआ है,
जब तक आपको सब फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इधर तो नॉर्मेलिटी बच जाता केवल, मल्टीप्लाई से उधर ले जाते तो। और ये लिखा हुआ है मोलैरिटी, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये भी है, मोलैरिटी टाइम्स एन फैक्टर। सारी कहानी अभी एन फैक्टर तक जुझी है कि अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपने रेडॉक्स में सीखा होगा। मैं क्विक रिवीजन दे दूंगा आपको। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। या तो तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है जिस भी सॉल्यूशन का, उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता होना चाहिए लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, या तो सॉल्यूट के मोल्स और उसका एन फैक्टर पता होना चाहिए, या तो वेट, मोलर मास और एन फैक्टर पता होना चाहिए। यही काम की चीज है। ये इतनी दूर अगर आपने याद रख लिया ना, फैराडे लॉ चुटकियों में हो जाएगा आपका। किसमें? चुटकियों में। मेन आपको इस पे ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है ना। तो नॉर्मेलिटी टाइम्स वॉल्यूम, मोल्स टाइम्स एन फैक्टर, वेट बाय मोलर्स टाइम्स एन फैक्टर, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए जी, मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ Na प्लस एक्वस एग्जाम्पल्स के थ्रू अब आपको समझा रहा हूँ। Na सॉलिड, अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट से चलूँ, मोल कॉन्सेप्ट से, तो आपको यहाँ पे 1 मोल दिख रहा है, तो मैं उसी कन्वीनियंस के लिए 1 मोल, लेने को मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पे क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 दिख रही है इसलिए मैंने 1 ले लिया। अच्छा, ये बैलेंस रिएक्शन है, चार्ज वाइज भी और एटम वाइज भी, आयंस वाइज भी, है ना। एक सोडियम एटम इधर, एक सोडियम एटम, चार्ज +1 -1, 0 इधर भी 0 इधर, तो बैलेंस्ड है। अब आप समझिएगा, हाँ जी, कि कन्वीनियंस के लिए अभी फिलहाल समझाने के लिए, होने को कुछ भी हो सकता था। 1 मोल अगर इसका है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसका भी लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा, है ना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ी है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये वाला 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, 1 मोल को खत्म कर देगा, ये भी खत्म हो जाएगा खुद इसको, और बन क्या जाएगा, प्रोडक्ट। वो कितना बनेगा, ये आपको दिख रहा है 1:1:1, तो ये 1 मोल बनेगा जी, है ना, एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करूं, ग्राम इक्विवेलेंट की, ठीक है, अब मोल्स इसके 1 लिए थे मैंने, इसका एन फैक्टर कितना होता है, जो चार्ज है इस पे, तो चार्ज 1 है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट 1। ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, याद आया, मैंने कुछ पढ़ाया था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, हाँ, आहा, यहाँ आ गए ना, देखो, इसीलिए तो पढ़ाया था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 96500 कूलम या 1 फैराडे चार्ज, यानी 1 फैराडे चार्ज पास किया गया होगा। ये जो आपने सोडियम प्लस, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हाथ से या मार्केट से खरीद के लाके थोड़ी इसको दोगे, वायर लगाया होगा, सोडियम का, सोडियम प्लस का सॉल्यूशन होगा, वायर लगाया होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करी होगी, और कितना फैराडे चार्ज पास करा होगा इसको, अगर 1 मोल लिया है और कंप्लीट न्यूट्रलाइज कराना है तो 1 फैराडे। चार्ज को तो अब हम फैराडे में पढ़ेंगे, और इसको हम किस में पढ़ेंगे, अब इक्विवेलेंट में पढ़ेंगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है जी। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कंज्यूम कर लिया था। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट कितने बनेंगे प्रोडक्ट के, ग्राम इक्विवेलेंट। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस याद होगा कि जितने इक्विवेलेंट मेरे रिएक्टेंट के खत्म होते हैं उतने ही प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट बनते हैं। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस यही कहता है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या कहता है आपसे, ये भी थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये मैं बता देता हूं कि सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज दिख जाए उसमें आपको। सॉल्ट 2 चीजों से बना होता है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक रेडिकल से और नेगेटिवली चार्ज एसिडिक रेडिकल से।
या टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं एक सॉल्ट के अंदर। जैसे NaCl है, इसका अगर मैं n फैक्टर पढ़ूं तो तुम कहोगे 1, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी 1 है और नेगेटिव चार्ज भी 1 है, टोटल नेगेटिव के बराबर। MgCl2, तो किसी किसी को पॉजिटिव चार्ज दिख जाता है, किसी किसी को केवल नेगेटिव चार्ज दिखता है। और ऐसा मॉड टोटल लेना है और मॉड भी लेना है कि n फैक्टर नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं तुमसे एल्युमिनियम सल्फेट का चार्ज n फैक्टर पूछूं तो सल्फेट पे तुम्हें पता है कि -2 होता है और 3 सल्फेट है, क्योंकि टोटल नेगेटिव चार्ज अपने को निकालना है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 6। एक सल्फेट पे -2, 3 सल्फेट हैं टोटल निकालने के लिए, मॉड ले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा n फैक्टर 6। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उससे समझना। KCl प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स, आपका क्या हो जाएगा KCl प्लस एल्युमिनियम सल्फेट AlCl3। आपने ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा होगा, K2SO4, ठीक है जी। तो यहाँ से आप समझिएगा, यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, एल्युमिनियम 2, तो 2 लगा दिया जी, तो 6 क्लोरीन हो गए। 6 क्लोरीन के लिए यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, 6 पोटेशियम हो गए, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब सब बैलेंस है, देख लीजिए बैलेंस्ड है। अब मैं अगर मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार चलूँ तो इसके अगर मैंने स्टोइकियोमेट्री ही ले लिए 6, तो इसकी मोल कितने लेने पड़ेंगे मुझे 1। ये दोनों आपस में कंज्यूम हो जाएंगे, इसके मोल कितने बनेंगे 2 और इसके मोल कितने बनेंगे 3। अगर इसका 6 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर जाता है तो इसके 2 मोल और इसके 3 मोल बनते हैं, ठीक है जी। ये आपको सामने दिख रहा है, इसीलिए मैंने ये सबसे सस्ता एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। ये सॉल्ट है जी, KOH बेस HCl, एसिड से बना होगा, है ना, एसिड बेस सॉल्ट। इसका n फैक्टर कितना दिख रहा है, KCl का 1, कितना पॉजिटिव चार्ज है इसमें। इसका n फैक्टर अभी अभी बताया आपको 6। इसका n फैक्टर 3 क्लोरीन, तो 3 नेगेटिव तो 3 पॉजिटिव, और इसका n फैक्टर जी 2 पोटेशियम, तो एक पे +1 होता है तो 2। मोल्स इंटू n फैक्टर करते जाओ इक्विवेलेंट के लिए। देखो आपने निकाला है ना इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ ये दिख रहा होगा आपको, नंबर्स ऑफ ये वाला दिख रहा है, नंबर्स ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो देखिए जी, अब हमने यहाँ पे मोल्स तो लिखे ही थे शुरुआत में कि लेट 6 मोल इसके थे स्टोइकियोमेट्री का यूज करके और 1 मोल इसके थे। मोल्स इनटू n फैक्टर, मोल्स इनटू n फैक्टर, ये दिख रहा है, तो यहाँ से भी आ जाएगा 6, यहाँ से भी आ जाएगा 6। मोल्स इनटू n फैक्टर, तो ये आंसर भी, ये दोनों एक दूसरे को कंज्यूम कर लेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 6 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। और इसका भी मोल्स इनटू n फैक्टर दिख रहा है आपको 6। तब आपको क्या पता चल रहा है, आपको यही पता चल रहा है कि लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ये कहता है कि विदिन अ रिएक्शन है ना, एक जनरलाइज कर देते हैं कि विदिन अ रिएक्शन, है ना। अब बैलेंसिंग से तो मोल्स डिसाइड होते हैं, बैलेंसिंग की इसके A मोल के रेशियो के अनुसार इसके B मोल लगेंगे, इसके C मोल प्रोपोर्शन में बनेंगे और उसी प्रोपोर्शन में D बनेंगे, है ना। ये तो मोल की कहानी बताता है। बैलेंसिंग नंबर किन की कहानी बताता है, मोल की, मोल्स। इक्विवेलेंट पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैलेंसिंग कुछ भी हो, बैलेंसिंग इसकी चाहे कुछ भी हो, A की चाहे B की चाहे C की चाहे D की, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, बैलेंसिंग A B C D कुछ भी हो, इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A जो लगेंगे ना वो बराबर लगेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B के। ये रिएक्टेंट है ना, तो ये कंज्यूम होंगे इक्विवेलेंट दोनों सेम और प्रोडक्ट के सेम ही बनेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के भी सेम बनेंगे, है ना। C के बनेंगे फॉर्मेशन के लिए और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D के भी कितने बनेंगे, सेम बनेंगे। जैसे आपने पीछे देखा, इसी चीज को आप पीछे विजुलाइज कर चुके हो कि मोल भले मेरे अलग अलग लगे बैलेंसिंग अलग अलग होने की वजह से और अलग अलग बने, बट बैलेंसिंग चाहे कुछ भी हो, स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो, आपका इक्विवेलेंट सेम लगता है और सेम ही बनता है। दिख रहा है अपने को ग्राम इक्विवेलेंट।
तो यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। ये इसी की चर्चा मैं यहाँ कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट एक कंज्यूम हुआ है 1 फैराडे चार्ज पास करने से, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने बनेंगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ये है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है जी, इक्विवेलेंस थोड़ा साफ लिख देता हूं, है ना, 1 मिनट। ठीक है, लॉ ऑफ, यहां से ये जो लगाया आपने कि इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट 1 बनेंगे, वो क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है जी, अभी जो पढ़ा हमने। ठीक है, तो अब देखते जाओ Mg2+। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया मैंने किसी सॉल्ट को लाके MgCl2 को ही डाल दिया था। अब इससे कि वायर डाल के हमने या इलेक्ट्रोड डाल के क्या करंट पास कराना, तो Mg क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास ये चारा नहीं है, Mg क्या हो रहा है आपका? सॉलिड या रिडक्शन हो रहा है। Mg का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार चलूं तो यहाँ पे 1 और इसके मोल के आगे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन के मोल के आगे 2। तो ये दोनों एक दूसरे को कंज्यूम करके इसके मोल के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये तो मोल हो गया जी, कि 1 मोल Mg+2 को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराना पड़ेगा। अब इसकी ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका एन फैक्टर जी, चार्ज इसके ऊपर 2, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर कितना हो जाएगा जी? 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मोल और इलेक्ट्रॉन के कितने लगे थे? 2। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे चार्ज हमें पास करने पड़ेंगे। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कंज्यूम करवाएगा। 2 फैराडे चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से पास करता जाएंगे, तो ये रिडक्शन कराता चला जाएगा। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? कि जितने इक्विवेलेंट इसके खत्म होंगे, क्योंकि 2 मोल ने कंप्लीटली खत्म कर दिया था 1 मोल को, दिख रहा है 1:2 की स्टोइकियोमेट्री थी, तो कंप्लीटली खत्म कर दिया था। तो 2 इक्विवेलेंट 2 फैराडे कंप्लीटली, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 2 फैराडे। प्रॉपर्टी बस अलग कर रहे हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 2 फैराडे। 1 मोल ग्राम इक्विवेलेंट में कितना? 2। ठीक है जी, दिख रहा है अपने को Mg2+ यहाँ पे। तो ये दूसरे को कंज्यूम कर देंगे और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्या बनेगा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्रोडक्ट का भी ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही बनेगा। एक और एंड करेंगे इसको। Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि इसके मोल 1, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री के अनुसार इसका 3 लगना चाहिए, बिल्कुल लगेगा। और एट द एंड ये बनेगा कितना? इसके इतने बनेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है? कि मोल्स इंटू एन फैक्टर कर दो पहले, सॉरी, ठीक है, मोल्स इंटू एन फैक्टर 3 है, तो जी मोल्स 1 लिए थे, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर एन फैक्टर 3, मोल्स इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब फैराडे में चार्ज कितना? तो 3 फैराडे। अब ये एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे। अब मैं ग्राम इक्विवेलेंट जानने में इंटरेस्टेड हूँ, प्रोडक्ट का कितना बनेगा। तो देखो जी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो आपने पढ़ लिया कि जितना रिएक्टेंट का कंज्यूम होगा उतना प्रोडक्ट का बनेगा। ठीक है, अच्छा, तीनों चीजों को एक बार फिर से ऑब्जर्व करो, तीनों रिएक्शन को। मैं शुरू से रिएक्शन को ऑब्जर्व कराता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट 1 था, तो फिर चार्ज कितना लगाना पड़ा मुझे? 1 फैराडे। इस बात का ध्यान रखना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो आपको बता दिया, ये वाले पार्ट आप समझ गए। अब मेरा रूल जो फैराडे फर्स्ट लॉ है, सिंप्लीफाइड वर्जन में, वो मैं पढ़ा रहा हूं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे चार्ज पास कराना पड़ा था। ठीक है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, अब मैं कलर अलग ले रहा हूं, है ना, 2 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना चार्ज पास कराना पड़ा था? 2 फैराडे चार्ज। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो लगेगा ही साथ ही साथ। 3 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए दिख रहा है अपने को, किसी भी रिएक्टेंट के कितने फैराडे पास कराने पड़े थे मुझे? 3। यानी मुझे हर जगह ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? नंबर ऑफ फैराडेज के।
अरे, और नंबर ऑफ फेराडेज निकालना सिखा दिया, इसीलिए सिखाया था, है ना, 96500, या आई एम्पियर में और टाइम सेकंड में डिवाइडेड बाय 96500। नंबर ऑफ फेराडेज इसीलिए निकालना सिखाया था। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, बस सिंप्लीफाइड वर्जन में। फर्स्ट इसी से न्यूमेरिकल होते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी। एक तरफ आपको जिसको भी ऑक्सीडाइज, या ये तो रिडक्शन से समझाया, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कराना है उसके ग्राम इक्विवेलेंट लिख लो, और एक तरफ उसके फेराडे लिख लो। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तरीके बता दिए हैं आपको। चलो अब इसको क्या कर देते हैं, साफ सुथरा लिख देते हैं इस रूल को, एक एक करके। सारी कहानी इस स्लाइड से आपकी फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन हो जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, चाहे वो रिएक्टेंट की बात करे चाहे वो प्रोडक्ट की बात करे, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से दोनों सेम होते हैं कि जितने रिएक्टेंट समाप्त होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है जी। वो किसके बराबर आ रहा था, नंबर ऑफ फेराडेज के। पीछे हमने देखा ना फेराडेज कैसे निकालता है आप, तो Q इन कूलम, मैं बार बार लिख रहा हूं इसीलिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। Q को कैसे लिखते हो, एफिशिएंसी वाला केस बता रखा है कि अगर एफिशिएंसी 100% है तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं होगा तो क्या करना है आपको पता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर उछल के यहां चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, वेट बाय मोलर मास इंटू एन फैक्टर। वेट बाई मोलर मास को मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो रिएक्टेंट, खटाक से रिएक्टेंट होगा तो उसके मोल्स, प्रोडक्ट होंगे तो उसके मोल्स, बस रिएक्टेंट होगा तो उसका एन फैक्टर, प्रोडक्ट होगा तो उसका एन फैक्टर। ठीक है जी। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का पहला फॉर्मूला यहां से आया था, नॉर्मेलिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नॉर्मेलिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, मोलैरिटी टाइम्स एन फैक्टर। याद है, नॉर्मेलिटी को लिखा जा सकता है, नॉर्मेलिटी को। तो इससे पूरा आपका क्या सॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल। ठीक है जी। ये पूरा आप याद रखिएगा, चाहे रिएक्टेंट के ऊपर पूछा जाए चाहे प्रोडक्ट के ऊपर पूछा जाए, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि आपसे एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through ठीक है, an electric current is passed through copper sulfate। ठीक है, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी। ठीक है। करंट की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5.79 एम्पियर। कितने टाइम के लिए पास कराया है आपने, तो 10,000 सेकेंड के लिए, 10,000 सेकेंड के लिए आपने पास कराया। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर प्रेशर कंडीशन पे कितना होगा। अच्छा, मोलैरिटी जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की दी हुई है, मोलैरिटी वो कितना दिया हुआ है आपको, 0.2 मोलर। ठीक है जी।
तो अब आप देखिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना, 1 लीटर। तो इतनी सारी बातें दी हुई हैं अपने को, और क्या निकालना है अपने को, अब क्वेश्चन तो आपके स्टार्ट हो रही है यहां से, वॉल्यूम ऑफ गैसेज SHTP। ठीक है, मुझे क्या क्या पता है, इलेक्ट्रिक करंट पता है, ठीक है, गुड। तो सबसे पहले तो आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है। इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जा रहा है सॉल्यूशन से, क्या करने गया इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शन कराने गया है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइज करेगा। कॉपर सल्फेट एक क्या है, आपका सॉल्ट है। करंट ऐसे ही तो नहीं पास हुआ होगा ना कि स्विच बोर्ड में इलेक्ट्रोड के थ्रू पास हुआ होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया था हमने। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर +2 का कलर जो होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ अलग था, सल्फेट पानी में सॉल्यूशन बनाने की वजह अलग था, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाओगे तो एनायन कैटायन डिसॉल्व सॉल्युबल सॉल्ट का अलग अलग हो जाता है। तो कॉपर 2+ अलग घूम रहा था, सल्फेट अलग। आपको चैन नहीं आया, आपने इसमें इलेक्ट्रोड, जिसको आप वायर भी कह सकते हो, है ना, इलेक्ट्रोड क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोड वायर डाल दिया, और उसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ताकि इसके पास क्या पहुंच सके, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। इलेक्ट्रोलिसिस कराने चल दिए आप। अब आप एक समझना बात, एक होता है नोड, एक होता है कैथोड। कैथोड वो जगह है जहां रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन का फिनोमिना जहां पे होता है उस प्लेस को कैथोड कहते हैं। और एनोड चाहे कोई सा भी सेल पढ़ रहे हो, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो सीधी बात ये यार अगर मैं इसको पॉजिटिवली और इसको नेगेटिवली चार्ज मानूं तो ये तो पॉजिटिवली एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करते समय, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ। तो एक बात और याद रखना, एनोड की तरफ कौन, अपना एनोड की तरफ एनायन जाएगा, ठीक है, और कैथोड की तरफ कौन जाएगा जी, कैटायन। कैथोड पहले ही क्यों कह दिया मैंने, देखना तुम खुद बताओ। कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2+ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाएगा क्या, तुम खुद सोचो ना। कॉपर 2+ आर्गन 4s2 जा चुका है, 3d कॉपर जिंक 3d10, ये लॉस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा फर्दर, ठीक है जी। तो इसके लॉस ये नहीं करेगा तो एनोड की तरफ जाके करेगा क्या, वहां तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, तो एनोड की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट भी तो होगा। दूसरी बात तो ये भी है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया करेगा क्या। तो सबसे पहले तो ये ऑक्सीडेशन कर नहीं सकता, ऑक्सीडेशन ये करेगा कि कोई और करेगा वो तो बात की बात है। तो पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर, और ऑक्सीडेशन ये करेगा नहीं। तो ऑक्सीडेशन के रेस में फिर कौन आ गया, सल्फेट। और सल्फेट किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है जी। तो एनोड की तरफ यहाँ पे 2 रीजन है, सल्फेट सल्फेट, ठीक है जी। और अपना एक रोल में है वाटर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराने जाऊं तो मुझे कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, कॉपर 2+ मिलेगा, सल्फेट मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और वाटर इंटरेक्ट मिलेगा। जैसी इलेक्ट्रिसिटी आई ऊपर से 3 चीजें उसको इंटरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, तो इनमें सबसे, और कैथोड की तरफ कौन जा रहा है, कैटायन, जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। और कैथोड पे 2 कहानियां हैं, कॉपर +2 और वाटर, ठीक है जी। तो आपको पता है इसके लिए आपके पास कौन सा टेबल है, रिडक्शन पोटेंशियल टेबल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल टेबल। ये क्या कहता है, एनसीईआरटी में आप देखोगे
तो ये पोटेंशियल टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो वाटर और कॉपर में जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिड्यूस होने की क्षमता, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, रिड्यूस होने की क्षमता यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता एक नंबर के माध्यम से दिया गया है। कॉपर के लिए वो 0.34 है, वाटर के लिए वो शायद -0.83 है वोल्ट में। कॉपर को अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कॉपर बनाना है, वाटर को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके H2 बनाना है, तो इतना पोटेंशियल, ये इतना क्षमता रखता है। ठीक है जी, तो अब तुम मुझे खुद बताओ किसकी क्षमता ज्यादा है? तो बिट ऑब्वियस है, कॉपर की क्षमता ज्यादा है, तो कॉपर ये रेस जीत जाएगा। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाला रेस वाटर से जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता, अपने पास एक टेबल मौजूद है, उसमें वाटर से ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी दोनों के पास है। उसने कहा किसकी क्षमता ज्यादा है तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने की, तो इसके आपको माध्यम पता है, इसकी ज्यादा है तो ये होगा जी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रेस ये हार जाएगा और ये जीत जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे तो आपका कॉपर सॉलिड जी जनरेट होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है? हाँ, ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। वाटर भी था रेस में दोनों जगह, है ना। अब देखिए सल्फेट में अगर मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो +6, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से रहा क्योंकि वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अभी फिलहाल नॉर्मल चार्ज डेंसिटी पे नहीं करता है, इसका भी अलग केस है, वो बात की बात है। सल्फर की बात हो रही है, तो सल्फर अपने पहले ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब ये क्या फर्दर लूज करेगा? क्या लूज करेगा? तो +6 से बढ़ना चाहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये यहां से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। +6 मैक्सिमम है सल्फर की, और उससे ज्यादा वो बढ़ ही नहीं सकता। और ऑक्सीडेशन कहता है कि इंक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन होना है तो इंक्रीज तय है, और ये यहां से बढ़ने का नाम नहीं लेगा, तो क्या होगा? तो सल्फेट वाला रेस हार जाएगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना पड़ेगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि सल्फर नहीं करा सकता क्योंकि ऑलरेडी वो +6 में है। तो क्या होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये रिएक्शन आप याद रखना, 4H प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैंने रिएक्शन लिख दी है आपके सामने। अब आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है और फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगा देनी है। आपसे क्या पूछा था कि कौन से गैसेस के कितने भी वॉल्यूम बनेंगे? आपसे सवाल तो यही है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, है ना, STP पे। तो मेरे पास एक ही तरह का गैस तो जनरेट हो रहा है एनोड पे, वो भी कौन? O2 जी, ये दिख रहा है, तो मुझे इस पे कैलकुलेशन करनी है, इसका वॉल्यूम बताना है। इसका वॉल्यूम बता देंगे जी STP पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ फैराडे लॉ लगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ये किसी पे भी लग सकता है, किसी पे भी इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है आपसे, रिएक्टेंट पे भी इक्विवेलेंट लग सकता है फैराडे के बराबर, और प्रोडक्ट पे भी लग सकता है ना जी। ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, इस पे भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लग सकता है, इस पे जो मर्जी, जिस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, उसके इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली लिख दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब बराबर होते हैं। और फैराडे लॉ क्या कहता है कि जितने इक्विवेलेंट उतने ही फैराडे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है इक्विवेलेंट बराबर होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, और फैराडे लॉ कहता है कि जितने इक्विवेलेंट को आपको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कराना है उसके लिए आपको उतने ही फैराडे चार्ज पास कराना पड़ेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ चार्ज पास, फैराडेज। ठीक है, आगे आते हैं। फैराडे निकालने के लिए सफिशिएंट डेटा है, आई एम्पियर में बार बार लिख रहा हूं, डेटा के साथ खेलना नहीं, यूनिट के साथ आप खेलोगे यूनिट आपके साथ खेलने लगेगा। ठीक है, अब इधर मैं क्या लिखूं? तो नंबर ऑफ मोल्स। क्यों मैं मोल्स लिख रहा हूं? क्योंकि STP पे अगर मुझे मोल्स पता चल जाए तो
वाले से क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 22.4 वाले से, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर ऑफ O2। अब इस रिएक्शन से आपको एन फैक्टर पता कर लेना है। एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, दूसरा आपको बताया होगा 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि देख लो जी कि जिसका भी एन फैक्टर निकालना है आपको, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको। एन फैक्टर निकालने का सबसे सुटेबल तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बात समझ में आती है। तो O2 का निकालना है मुझे एन फैक्टर। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे रिएक्शन में, 4 जी, 4। स्टोइकियोमेट्रिक कितना है इसका, 1। तो ये लो जी, आंसर क्या आ गया इसका, O2 का 4। तो मुझे यहाँ पे एन फैक्टर पता चल गया। तो अब मैं क्या, मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, कि इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से O2 कितना प्रोड्यूस्ड हुआ के मोल्स इनटू एन फैक्टर 4। अब क्या बताना है अपने को, ग्राम आई कितना दिया हुआ था 10,000, टाइम कितना था, सॉरी टाइम दिया हुआ था 10,000 सेकेंड, आई कितना दिया हुआ था आपको 5.79 और डिवाइडेड बाय 96500, ये एम्पियर में था। ठीक है, तो ये जी आंसर, आपका आंसर यहां से क्या आ जाएगा, थाउजेंड से 2 गया, 2 जीरो से इसके भी 2 जीरो गए, और ये 100 से ये भी 2 जीरो गया, तो 579/965। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करो अब जरा। 579 डिवाइडेड बाई 965, 0.6। ठीक है जी, तो अब क्या लिखना है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि उधर वो 4 मल्टीप्लाई में था। ठीक है जी, इधर आएगा तो अपना डिवाइड में हो जाएगा। O2 के मोल्स पता चल गए, तो बस वॉल्यूम एट एसटीपी पता करने में कौन सी बड़ी बात है। वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी, अगर मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स, उसके नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22.4। ठीक है जी, 0.6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22.4, 3.36 लीटर ऑफ O2 आपको देखने को मिलेगा। कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।